मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। चैप्टर नंबर था हमारा 8। अभी हम उसी से आगे कवर करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 177 ओपन कर लो, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप लोगों की स्क्रीन पर है नैतिक शिक्षण की शिक्षण विधियों का विवरण करें। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ मोरल एजुकेशन। देखो, आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो कि पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके। यह नैतिकता नैतिक शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। तो विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की शिक्षण विधियों का स्वरूप क्या है? सबसे पहले आता है महापुरुषों के आदर्शों से अवगत करवाना। सेकंड आता है अध्यापक छात्र का घनिष्ठ संबंध होना। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे कर्तव्य परायणता एवं अनुशासन। फोर्थ हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। फिफ्थ आता है प्रधानाचार्य तथा अध्यापक गणों का निष्पक्ष होना। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करके पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग शिक्षण विधियां हैं जिनको नैतिक तौर से अपनाया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों की स्क्रीन पर है इतिहास शिक्षण की किसी एक विधि की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली अ मेथड ऑफ हिस्ट्री एजुकेशन। तो देखो, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बालक के विकास हेतु जो भी प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को एक निर्दिष्ट दिशा में अग्रसित करके ही शैक्षिक प्रक्रिया को सफल बनाया जाना संभव होता है। अब देखो, इसकी अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रियाओं और सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों के विकास का प्रयास किया जाता है। अब इन प्रयासों में निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथात्मक विधि। कथात्मक तथा कहानी विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। छोटे बालकों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कहानी के माध्यम से अधिक सरलता से कराया जा सकता है, या फिर रोचक वर्णन के आधार पर प्रस्तुत कहानियों में छोटे बालक अपनी पूर्ण रुचि दिखाते हैं। अब इनके लिए काफ़ी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि कहानी कहते समय अध्यापकों को कहानी के उद्देश्य को विस्तृत नहीं करना चाहिए। कहानी को छात्रों के समक्ष स्वाभाविक ढंग से ही कहना चाहिए। कहानी सरल भाषा में होनी चाहिए। कहानी कहते समय पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कहानी के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कहानी कहते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि कथात्मक विधि के गुण क्या हैं। देखो, इस विधि के माध्यम से छोटी आयु के विद्यार्थी अपनी रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। इस विधि द्वारा छात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास होता है। छात्र छोटी आयु से ही अपने विचारों को संक्षिप्त वाक्यों में
तथा रोचक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से कथात्मक विधि के आप गुण भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आप लोगों की स्क्रीन पर है। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो टीचिंग के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य, सेकंड आता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में विज्ञान के एक ही विषय के रूप में होता है और विशिष्ट उद्देश्य में अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक यानी कि नॉलेज, सेकंड हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग, थर्ड आता है एप्लीकेटिव और फोर्थ हम पढ़ेंगे क्रिएटिव। तो ये अलग अलग उद्देश्य हैं जिसको आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप अपने लेवल पर एक बार रीड आउट कर लेना ताकि आपको विस्तार से चीज़ों का पता चले। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें सिर्फ टीचिंग मेथड गिवन है, ये पढ़ना है। बहुत इजी है, आप इसको एक बार भी रीड आउट करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 182 पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप लोगों की स्क्रीन पर है पाठ योजना का ब्लूम या मूल्यांकन उपागम से क्या अभिप्राय है, इसको संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखो क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की यूनिट एक नए प्रत्यय यानी कि कंसेप्ट के रूप में उभर कर सामने आया है। इस यूनिट के अनुसार शिक्षा की सभी प्रक्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होती हैं। शिक्षा में प्रशिक्षण तथा शिक्षण की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित कर दी जाती हैं। अब इसके अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। सेकंड हम पढ़ेंगे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभव प्रदान करना। थर्ड आता है व्यवहार परिवर्तन या अधिगम का मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़कर आप पाठ योजना का अलग अलग स्टेप पढ़ सकते हो। इसमें आपको पाठ योजना के या मूल्यांकन के गुण भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यह यूनिट शिक्षण अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें विधियों, परविधियों तथा व्यू रचनाओं का स्पष्ट संभव है। इस उपागम में शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है या इसमें शिक्षा के 3 घटकों पर बल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन उपागम के दोष, क्या क्या इसके दोष हैं। सबसे पहले आता है इस उपागम में मानसिक योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें शिक्षक का नियंत्रण अधिक होता है। विद्यार्थी तथा अध्यापक की क्रियाएं निर्धारित करके उनकी स्वतंत्रता को कमी कर दी जाती है। तो इस तरह के कुछ दोष हैं जो इस पाठ योजना में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्यों के क्या क्या प्रकार हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। तो ये आप पीछे वाला भी कर लोगे तब भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
आप इसको लास्ट क्वेश्चन से ही पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखो लास्ट इन्होंने हमें एक टॉपिक दे रखा है, RCEM उपागम का अर्थ समझाइए। पाठ योजना के इस उपागम में विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। देखो RCEM उपागम का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने किया है। अब इसमें आप 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए देखेंगे, जिसमें मुख्य 4 पदों का प्रयोग अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वही सबसे पहले आता है नॉलेज, फिर हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी, थर्ड आता है एप्लीकेशन, फोर्थ हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन। इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यह उपागम प्रणाली उपागम पर आधारित है, यानी कि अप्रोच पर डिपेंड है। इस अप्रोच में मूल्यांकन तथा विश्लेषण को सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस अप्रोच में सशस्त्र मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया गया है, या फिर इसमें 6 पदों के स्थान पर 4 पदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो देखो इसमें कुछ मुख्य अगर हम पद पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है इनपुट, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग, देन हम इसमें से निकालते हैं आउटपुट। तो इस तरह से स्टेप होते हैं RCEM अप्रोच के, कि पहले आपको इस प्रणाली के लिए इनपुट लगानी पड़ेगी, फिर हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, देन यहाँ से आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा सिलेबस का चैप्टर नंबर 8। आशा करती हूँ कि आप सभी को एनटीटी का कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो पहले कोशिश करो कि आप चैप्टर को रिवाइंड करके पढ़ लो। अगर वहाँ से भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके मेरे से बातचीत भी कर सकते हो। AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार की तरफ से आप सभी के डाउट समय समय पर लिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूअसली रखो। थैंक यू।